नदी जोड़ो परियोजना का कॉन्सेप्ट चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसमें केन और बेतवा नदी को जोड़ने की बात कही जा रही थी। अब देखिए, इससे होना ये था कि सबसे पहले जो नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाके मिल जाता है, फिर वो पानी किसी काम का नहीं रहता। तो वो ऐसी जगहों पे पहुंचाया जाए जहां पे पानी की ज़रूरत है। और अगर नदी जोड़ो परियोजना सक्सेस हो जाती है तो नदियों पे 12 महीने पानी उपलब्ध रहेगा, जिससे फार्मर्स अपनी खेती के लिए उपयोग कर पाएंगे। इसको अगले लेवल पे ले जाते हुए जो गवर्नमेंट सोचती है कि क्यों ना वाटर को ऐसा ट्रांसपोर्ट यूज करें, इससे बहुत सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, खासकर कि डीजल पेट्रोल यूज़ करके जो पोल्यूशन होता है उसके। कॉपीराइट डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो पीपीटी है विजन आईएएस के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जहाँ से जाके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं जल परिवहन के बारे में। तो जल परिवहन मेनली हम दो एस्पेक्ट से देखते हैं। एक पहला जो अंतर्देशीय होता है, देश के अंदर का जल परिवहन कैसा है, और दूसरा समुद्री जल परिवहन, यानी समुद्र के रास्ते से जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे आप बड़े बड़े जहाज देखते होंगे जो कंटेनर लेके जाते हैं, उनके बारे में। तो जो अंतर्देशीय जल परिवहन होता है वो होता है नदी, नहर और झील के जरिए। इनमें मेनली जो परिवहन के लिए हम यूज़ करते हैं, नाव को यूज़ करते हैं या स्टीमर्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें समुद्री परिवहन के बारे में, तो हम तटीय नौ परिवहन का उपयोग करते हैं। अब इसके भी दो टाइप होते हैं। पहले ये कि जो तट के लिए यूज होते हैं और जिसका हम अंतर्राष्ट्रीय उपयोग करते हैं। तो जो तटीय नौ परिवहन यूज़ करते हैं, इसमें हम यात्रियों के ले जाने के लिए, कार्गो और वस्तुओं के लिए, यानी कम डिस्टेंस पे वस्तुओं को ढुलाई के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं समुद्र के जरिए। और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौ परिवहन, जिनमें आते हैं लाइनर्स आते हैं, टेम्पर्स आते हैं और टैंकर्स आते हैं। तो लाइनर्स में आता है कार्गो और यात्री। अब बात करते हैं अंतर्देशीय जल मार्ग के बारे में। तो अगर अंतर्देशीय एक देश के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ आवश्यक कंडीशन होती हैं जो होनी चाहिए, जिनमें पहली कंडीशन ये है कि नदी 12 मासी होनी चाहिए, यानी कि नदी में पानी की उपलब्धता और एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी 12 महीने उपलब्ध रहे। ना कि नदियाँ मौसमी हो कि जब बारिश आए तो नदियों में पानी बढ़े और जब बारिश ख़त्म हो जाए तो नदियों पे पानी ना बढ़े। इसके बाद तीव्र ढाल या झरने वाली नदियों में जल परिवहन अत्यधिक जटिल हो सकता है। यानी कि अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो रास्ता है, नदियां हैं, नदियां एकदम सपाट और सीधी होनी चाहिए। उनके बीच में कहीं झरना या कहीं ऊंचाई जैसी ढाल ना आए, जिस वजह से, या एकदम से तीव्र ढाल ना आए जिसके ज़रिए नावों का या जो वाटर ट्रांसपोर्ट में जिस भी वे का हम यूज़ करें वो डिस्ट्रॉय या ख़त्म हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि नदियाँ ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे अगर अत्यधिक ठंडी पड़े तो नदी का पानी जम जाए और वाटर ट्रांसपोर्ट बाधित हो। इसके बाद है नदी एकदम युवावस्था पे नहीं होनी चाहिए, या नदी एक ऐसी स्थिति पे नहीं होनी चाहिए जब वो बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव करती है। क्योंकि नदी जब अपने स्रोत से निकलकर अपना रास्ता तय कर रही होती है तो रास्ते पे मिट्टी का कटाव करती है। अब जिस स्थान पे नदी का वेग कम हो जाता है तो जो भी वो कटाव के जो गाद लाती है अपने रास्ते पे पाट देती है, जिस वजह से नदी पे क्या होता है, नदी का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। तो नदी में ज़्यादा गाद का जमाव नहीं होना चाहिए। 5वें नंबर पर है नदी मार्ग तीव्र मोड़ वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे परिवहन का समय बढ़ जाता है। अब आपको पता होगा कि नदी जब अपने रास्ते से बहती है तो सांप के जैसी भागती है ना, गोखुर झील का निर्माण करती हुई। तो ऐसी नदियों पे वाटर ट्रांसपोर्ट सक्सेस नहीं हो सकते। इसके बाद है बाढ़ के समय नदियों के मार्ग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बिहार की एक कोसी नदी है, अगर वहाँ ज़्यादा बाढ़ आ जाता है तो पानी गाँवों में घुस जाता है। यानी कि ऐसी नदियों का रास्ता कोई फिक्स नहीं होता। जब भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है ये नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं।
अब आइए बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट से क्या क्या लाभ होंगे। तो सबसे पहले बात करें, इससे बड़े और भारी वस्तुओं का परिवहन सुगम और वाहनीय हो जाता है, जैसे कोयला, धातु अयस्क, लकड़ी और बड़े आकार की निर्मित वस्तुएं जल परिवहन के लिए उपयुक्त होती हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बातें करें तो नदियां और झीलें प्राकृतिक मार्ग हैं। इनके निर्माण और रख रखाव पर व्यय की आवश्यकता नहीं होती। तीसरे की बात करें तो जल मार्गों में अपेक्षाकृत कम दुर्घटना होती है। चौथे नंबर पे बात करें तो भारी वर्षा वाली सघन वन भूमियों में नदी परिवहन एकमात्र साधन हो सकता है। यानी कि अगर वाटर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा तो आज के टाइम पे जो हम जंगलों को काट के हाईवेज बनाते हैं, है ना, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी दूषित होता है। पेड़ों के कटाव की वजह से बहुत सारे जंगली जानवरों का जो प्राकृतिक आवास है वो भी छिन जाता है। ऐसे पे अगर जंगलों के बीच में जो नदियाँ बहती हैं उनका भी हम ट्रांसपोर्ट के रूप में उपयोग कर पाएंगे, यानी वहाँ अलग से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में जंगल के अंदर जो आदिम जनजातियाँ होती हैं या जनजातियाँ, वो भी इससे कनेक्ट हो जाएंगी। अब जैसे नदी ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस हर एक काम की या हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की या हर एक सोच की एक लिमिट होती है। तो हम उसकी लिमिटेशंस की बात करें तो पहला, धीमी गति के कारण अत्यधिक समय नष्ट हो जाता है। इससे जल परिवहन शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ के परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। मान लीजिए कि नदी पे अगर हम कोई ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, कुछ भी नाव चलाते हैं, तो उसकी एक अपनी लिमिट होगी, उस लिमिट से ज़्यादा तो हम नहीं भाग सकते। अब समझ लीजिए अगर हम वीप का व्यापार करते हैं, यदि मांस मीट को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, या मान लीजिए कोई भी ऐसी बेकरी आइटम या बड़ा सा एग्स जिसको हमें कुछ घंटों का सफ़र कराने के बाद दूसरे स्थान पे पहुंचाना है, या उनकी सेल्फ लाइफ ही कुछ घंटों की होती है, तो ऐसी चीज़ों को हम नदी ट्रांसपोर्ट के जरिए नहीं भेज सकते। दूसरा, अधिकांश नदियां घनी आबादी वाले क्षेत्र से जहां परिवहन की मांग अधिक होती है, बहुत दूर प्रवाहित होती है, इसलिए परिवहन का यहाँ तक कठिनाई से उत्पन्न किया जा सकता है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये तभी सक्सेस होगा जब लोग उसका उपयोग कर पाए। लेकिन आज के दौर पे लोग नदियों से जो मानवीय आबादी हैं, जहाँ पे इंसानों की घनी बस्तियाँ रहती हैं, वो नदियों से, जंगलों से एकदम दूर बसती हैं। तो ऐसे में वाटर ट्रांसपोर्ट का सही तरीके से उपयोग कर पाना अपने आप में एक चुनौती होगी। तीसरी बात करें जल के प्रवाह और मात्रा में होने वाले मौसमी परिवर्तन की, परिवहन में समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब मान लीजिए जैसे गंगा नदी की बात करें, है ना, तो गंगा नदी में साल भर पानी रहता है, लेकिन जब बरसात होती है तब बाढ़ जैसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तब ऐसी नदी पे बहुत तीव्र वेग से पानी प्रवाहित होता है। अब ऐसे में पानी के वेग को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उसके ऊपर जो भी नदी परिवहन होगा, जो नावें चलेगी, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम आसपास पोर्ट भी बनाते हैं नदी के, तो वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। इसके अलावा चौथे नंबर पे बात करें तो अतिरिक्त व्यय की, तो नदियों, झीलों और नहरों में वांछित गहराई बनाए रखने के लिए रेत और गिट्टी की गाद को नियमित रूप से हटाना पड़ेगा। अब सबको पता है जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है कि नदी अपने मार्ग में हमेशा कटाव करती है, और कटाव से जो मलबा तैयार करती है उसे अपनी तली पे वो पाटते चलती है। तभी तो जब नदी अपने मुहाने से निकल के अपनी अंतिम जर्नी तक पहुंचती है, समंदर से मिलने से पहले वो छोटी छोटी वितरकों में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मान लीजिए नदी यहाँ से निकली, यहाँ से बहेगी बहेगी, लेकिन जब समंदर से मिलना होगा ना, तो बहुत सारी छोटी छोटी वितरकों में क्या होते हैं, टूट जाती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो अब अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट अगर शुरू करते हैं तो हमें एक अलग से संस्था, एक अलग से मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो नदियों के अंदर की जो गहराई को ना मेंटेन करके रखे, है ना। तो इस प्रकार से हम इस पे वर्क करेंगे। एक सेकेंड। ओके, अब हम बातें करेंगे भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का जो वितरण है। ओके, सो ये है मैप। नेशनल वाटरवे फर्स्ट ये है जो गंगा नदी पे है, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी पे, तीसरा है ये यहाँ पे एक नदी है, कौन सा है,
वेस्टर्न कॉस्ट सेंट्रल पे है और एक यहाँ पर जाती है नेशनल वाटरवेज 4 यहाँ है। ओके, अब इनका हम एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक वर्ष 1986 में बनाया गया था। यह गंगा भगीरथी हुगली नदी पर इलाहाबाद हल्दिया के मध्य स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 वर्ष 1998। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर शदिया धुबरी के मध्य स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1891 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को सुबनसिरी, जिया भरेली, दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, दिशांग, धनसिरी और कोपिली जैसी कई सहायक नदियों से जल प्राप्त होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 वर्ष 1993। इसमें केरल के पश्चिमी तट, कोल्लम, कोट्टापुरम, खंडप तथा चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरें शामिल है। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। इस जलमार्ग में प्राकृतिक झीलें, बैक वाटर, नदीखंड और मानव निर्मित नहरखंड शामिल है। चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरें अंबाला, मुगल और उद्योग मंडल के औद्योगिक केंद्रों को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 4, इसका निर्माण 2008 में हुआ। इसमें नहरों को काकीनाडा, पांडिचेरी खंड और कलुवेली टैंक, गोदावरी नदी का भद्रांचल, राजमुंदरी खंड और कृष्ण नदी व बाजीराबाद विजयवाड़ा खंड शामिल है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 2008। ब्राह्मणी नदी का लालचार धामरा खंड, ईस्ट कोस्ट नहर का जिनोन खाली, चार वाटिला खंड और मतई नदी का चार वाटिया धामरा खंड और महानदी डेल्टा की नदियां शामिल है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 वर्ष 2013 में इसका निर्माण हुआ। इसमें बराक नदी का 121 किलोमीटर लंबा लखीमपुर भांगा खंड शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में नौ परिवहन और नौवहन तथा कारकों के परिवहन के लिए जल मार्गों के एकीकृत विकास को सक्षम किया जा सकेगा। विश्व में अंतर्देशीय जलमार्गों का वितरण। महत्वपूर्ण जलमार्ग, इसमें राइन जलमार्ग। यह नदी स्विट्जरलैंड, स्रोत जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड से होकर बहती है। इसके तट पर स्ट्रसबर्ग फ्रांस, वान, कोलोन, डसेलडॉर्फ और रॉटरडैम जैसे यूरोप के मुख्य शहर स्थित हैं। इसके माध्यम से यात्रियों और पर्यटकों के अलावा औद्योगिक उत्पादों, कोयला खनन आदि का परिवहन किया जाता है। इसके बाद है डेनव्यू जलमार्ग। डेनव्यू जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाक रिपब्लिक, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया और अन्य देशों के मध्य से पूर्व की ओर बहती है और फिर काला सागर में समाहित हो जाती है। पर्यटन के अलावा कार्गो बोट गेहूं, मक्का, लकड़ी और मशीनरी जैसी निर्मित वस्तुओं का परिवहन करता है। इसके बाद आता है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। यह जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सेंट लॉरेंस नदी से होकर गुजरता है। इसीलिए यह विश्व का सबसे लंबा और व्यस्ततम अंतर्देशीय जलमार्ग है। इसमें कृषि उत्पादों, मशीनरी, लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर आदि का परिवहन मुख्य रूप से दुलूथ और वफेलो जैसे बंदरगाहों से किया जाता है, जो सबसे आधुनिक सुविधाओं से संयुक्त है। उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरॉन्ग, एरी और ओटारियो शामिल है। मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी नदी मिनेसोटा के इटास्का झील से निकलती है। यह उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में प्रवाहित होकर मैक्सिको की खाड़ी में समाहित हो जाती है। लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में इसकी सहायक नदी सेंट लुइस, मिसौरी इसमें आकर समाहित हो जाती है। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग
यूएसए के आंतरिक भाग को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। इसके बाद आता है वोल्गा जलमार्ग। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और इसमें कई सारे जलमार्ग हैं। मॉस्को से उत्तर पश्चिम में वल्दाई पहाड़ी से निकलने के बाद यह कैस्पियन सागर में समाहित हो जाती है। ओका नदी इसके दाहिने तट पर स्थित एवं प्रमुख सहायक नदी है। बुल्गा नदी डॉन नदी के एक नहर के माध्यम से जुड़ी हुई है जो काला सागर में मिल जाती है। अब बात करते हैं कार्गो के आधार पर बंदरगाहों का प्रकार। औद्योगिक बंदरगाह अवस्थिति। ये बंदरगाह बल्क कार्गो के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी तरह की सामग्री का परिवहन किया जाता है। उदाहरण के लिए मुंद्रा पोर्ट गुजरात और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आदि। वाणिज्यिक बंदरगाह अवस्थिति। ये बंदरगाह सामान्य कार्गो पैक उत्पादों और विभिन्न वस्तुओं के प्रबंधन में मदद करते हैं। ये बंदरगाह यात्रियों यातायात के संचालन में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई पोर्ट। विस्तृत बंदरगाह इनकी अवस्थिति। ऐसे बंदरगाह बड़ी मात्रा में थोक और सामान्य कार्गो का संचालन करते हैं। विश्व के अधिकांश बड़े शहरों को विस्तृत बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए चेन्नई और मुंबई पोर्ट। इसके कार्य के आधार पर बंदरगाहों का प्रकार देखें तो ऑयल पोर्ट्स की बात करें तो इनकी अवस्थिति तेल के प्रसंस्करण और परिवहन में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए वेनेजुएला में माराकैबो, ट्यूनीशिया में एस्खारा और लेबनान में त्रिपोली टैंकर बंदरगाह इसके प्रमुख उदाहरण है। फारस की खाड़ी में अवस्थित आवादान एक रिफाइनरी बंदरगाह है। पोर्ट्स ऑफ कॉल अवस्थिति। इन्हें मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्ग पर कालगी पॉइंट विराम स्थान के रूप में विकसित किया गया था, जहां जहाज ईंधन, जल भरने और खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए ठहरते थे। बाद में वे वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में विकसित किए गए। उदाहरण के लिए अदन, होनोलुलु और सिंगापुर इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। उसके बाद आता है पैकेट स्टेशन या फेरी पोर्ट। इनकी अवस्थिति यह विशेष रूप से कम दूरी वाले जल निकायों के मध्य यात्रियों और वस्तुओं के परिवहन से संबंधित है। उदाहरण के लिए इन्हें युग्म के रूप में स्थापित किया जाता है और ये जल निकाय में एक दूसरे के सम्मुख अवस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लिश चैनल पर स्थित इंग्लिश में डोवर और फ्रांस के कैलिस। इसके बाद आता है एंट्रेपोर्ट बंदरगाह इसकी अवस्थिति की बात करें तो यह संग्रह केंद्र के रूप में स्थापित किए गए हैं, जहां निर्यात के लिए विभिन्न देशों में माल वस्तुएं को लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एशिया के लिए सिंगापुर, यूरोप के लिए रॉटरडैम और बाल्टिक क्षेत्र के लिए कोपेनहेगन। नौसेना बंदरगाह इनकी अवस्थिति ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये बंदरगाह युद्धपोतों के प्रबंधन में मदद करते हैं और यहाँ उनकी मरम्मत हेतु वर्कशॉप भी शामिल होती है। उदाहरण के लिए कोच्चि और कारवार भारत में नौसैनिक बंदरगाह के उदाहरण हैं। स्थान के आधार पर बंदरगाहों के प्रकार देखें तो अंतर्देशीय बंदरगाह इनकी अवस्थिति की बात करें ये बंदरगाह समुद्री तट से दूर स्थित होते हैं। ये एक नदी या एक नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह के बंदरगाह फ्लैट बॉक्स जहाज या बार्ज के लिए सुलभ होते हैं। उदाहरण के लिए मैनचेस्ट एक नहर से जुड़ा हुआ एक अंतर्देशीय बंदरगाह है। फेमकल मिसिसिपी नदी पर स्थित है। राइन नदी से संलग्न मैनहेन और ड्यूसनबर्ग जैसे कई बंदरगाह हैं और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। पोर्ट्स ऑफ कॉल की बात करें तो इनकी स्थिति ये गहरे जल वाले बंदरगाह हैं जो वास्तविक बंदरगाह से दूर स्थित होते हैं। ये बड़े आकार वाले जहाज़ों को मूल बंदरगाह तक जोड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि इन जहाज़ों के आकार बड़े होते हैं। ये मूल बंदरगाह तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि इनका जो साइज है ना बड़ा है तो वहां तक नहीं जा पाते। इसके बाद उदाहरण के तौर पे आता है जैसे ग्रीस में एथेंस और इसका बाह्य बंदरगाह परिक्षेत्र। अब बात करते हैं भारत में प्रमुख पनतन मेजर पोर्ट की। भारत में 13 प्रमुख पनतन हमारे विदेशी व्यापार के 95% हिस्से
मात्रा के आधार पर और 70% हिस्से के प्रबंधन में मूल्य के आधार पर मदद करते हैं। बम्बई पोर्ट सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तथा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। कांडला पोर्ट को स्वतंत्रता के तुरंत बाद विकसित किया गया था। कोच्चि पोर्ट केरल के तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। चेन्नई, यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। यह अक्सर अक्टूबर और नवंबर में चक्रवातों के चपेट में आ जाता है, जिससे जल परिवहन शिपिंग में बाधा पहुंचती है। जल की गहराई कम होने के कारण यह बड़े जहाज़ों के लिए उपयुक्त होता है। सो ये हैं कुछ बंदरगाह जिन्हें आप एक सीक्वेंस में देख सकते हो, है ना।